हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गणराज्यों की शासन व्यवस्था या सिद्धांत। इसके पहले बच्चों आप लोगों को मैंने गणराज्यों के बारे में बताया था कि प्राचीन भारत में कितने प्रकार के गणराज्य थे। अब गणराज्यों की में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, इस विषय में आप लोगों को मैं समझाऊंगी आज। और बच्चों, गणराज्यों की शासन व्यवस्था के अध्ययन के लिए हम केवल पाली साहित्य का ही सहारा ले सकते हैं, क्योंकि विदेशी विवरणों से इस पर कोई भी विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है। और बच्चों, गणराज्यों के शासन सिद्धांत का बहुत कुछ ज्ञान हमें भगवान बुद्ध से मिलता है। मगध के राजा अजातशत्रु ने वैशाली विजय के पूर्व अर्थात वैशाली पर विजय प्राप्त करने के पूर्व अपने मंत्री वर्षाकार को भगवान बुद्ध के पास यह पूछने के लिए भेजा था कि क्या वैशाली को जीता जा सकता है। तो भगवान बुद्ध ने वर्षाकार द्वारा यह प्रश्न पूछने पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाकर वैशाली के संबंध में 7 प्रश्न किया और उस 7 प्रश्नों का उत्तर आनंद ने हाँ में दिया। इस पर भगवान बुद्ध ने वर्षाकार से कहा कि कोई भी गणराज्य जब तक इन 7 सिद्धांतों का या 7 नियमों का पालन करता रहेगा तब तक कभी भी पराजित नहीं हो सकता और ना ही विनष्ट हो सकता है, ना ही नष्ट हो सकता है। अब बच्चों, ये 7 सिद्धांत कौन कौन से भगवान बुद्ध ने बताए थे, इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। बच्चों, ये 7 सिद्धांत थे, जिसमें से पहला सिद्धांत था सदा नियमित एवं व्यवस्थित सभा का आयोजन करना। ये पहला सिद्धांत था कि सदा नियमित एवं व्यवस्थित सभा का आयोजन करना। और दूसरा जो सिद्धांत था, विचार और व्यवहार में सदस्यों का एक मत होना। तीसरा जो सिद्धांत था वो था अव्यवहारिक सिद्धांतों का त्याग तथा व्यवहारिक उपयुक्त सिद्धांतों का पालन करना। चौथा सिद्धांत था वृद्धों के प्रति आदर भाव रखना। पांचवा था चैत्य के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखना। छठा सिद्धांत था नारियों के प्रति श्रद्धा का व्यवहार रखना। और बच्चों, 7वां सिद्धांत था अरहंतों के प्रति आदर और रक्षा का भाव रखना। भगवान बुद्ध ने ये 7 सिद्धांत बताए थे। अगर इन 7 सिद्धांतों का कोई भी राजा या राज्य पालन करता है तो वो कभी भी ना ही पराजित होगा और ना ही नष्ट होता। बच्चों, अब ये 7 सिद्धांतों के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गणराज्यों की शासन व्यवस्था में सदस्यता एवं मतदान किस प्रकार से होता था, इस विषय में आपको हम समझा रहे हैं। बच्चों, गणराज्य के रहने वाले प्रत्येक कुल का मुखिया इसका सदस्य होता था। ये सदस्य ही सभासदों को चुनते थे और प्रत्येक गणराज्य के लिए इनकी संख्या निश्चित होती थी। यह संख्या गणराज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या को ध्यान में रखकर संभवतः तय की जाती थी। अर्थात गणराज्य का जिस प्रकार से क्षेत्रफल है उसी प्रकार से सभासद के सदस्य भी होते थे। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सभा, कि गणराज्यों में किस प्रकार की सभा होती थी। बच्चों, गणराज्यों का शासन उनके सभा के निर्णय द्वारा होता था। मतलब सभा जो निर्णय सुनाती थी वही निर्णय मान्य होता था। यह सभा विभिन्न सदस्यों की होती थी। गणराज्यों को उनकी आकृति के अनुसार 2 कोटियों में विभक्त किया गया था। पहला जो था वो लघु गणराज्य था और दूसरा बड़ा राज्य था। लघु गणराज्य के सदस्य राजा अथवा उपराजा के नाम से संबोधित किए जाते थे। साधारणतया प्रत्येक राजकीय कार्य इन्हीं सभाओं द्वारा होता था।
बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट है सभा भवन, कि गणराज्यों की जो सभा भवन थी वो कैसी होती थी। तो बच्चों प्राचीन भारतीय गणराज्य की सभाएं साधारणतया किसी घने पेड़ के नीचे होती थी। जो सभा भवन होते थे वो एक घने पेड़ के नीचे होते थे और प्रायः बरगद, जैसे बरगद का पेड़ हो, इसके लिए चुना जाता था, क्योंकि बरगद का जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत घना होता है। अगर पेड़ बड़ा है और घना है तो उसके नीचे बहुत कई व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं। कहीं कहीं फूस का झोपड़ा भी लगवा दिया जाता था। भगवान बुद्ध ने तो कपिलवस्तु में एक सभा भवन का निर्माण करवाया था, जिसे संथागार कहा गया है। अब हमारा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है बैठने की व्यवस्था। बच्चों अब तक तो हम लोगों ने जाना कि गणराज्यों में के सदस्यता और मतदान कैसे होता था, वहाँ की सभा क्या होती थी, सभा भवन किस प्रकार का होता था। अब हम लोग जानेंगे कि बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से होती थी। बच्चों प्रायः सभासद पेड़ के नीचे बैठते थे और कभी कभी कोई सदस्य अपने घर से बोरे और टाट लेके आता था। और किन्हीं गणराज्यों में जो अधिक धनी होते थे वो चटाई की व्यवस्था उनकी ओर से की जाती थी। अब सदस्यों के बैठने का भी यहाँ एक विशिष्ट विधान था। इसमें अवस्था प्राप्त जो सदस्य होते थे, जो बुजुर्ग होते थे या बड़े उम्र वाले होते थे, वो आगे बैठते थे और जो कम उम्र के सदस्य थे वो क्रमशः उनके पीछे बैठ जाते थे। इन सदस्यों में एक विनयधर चुना जाता था, यही सभा की अध्यक्षता करता था। अर्थात जो अध्यक्षता करता था सभा का, उसको क्या कहा गया है, विनयधर। अब सभा की कार्यवाही किस प्रकार से होती थी इस विषय में जान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सभा की बैठक की सूचना एक अधिकारी सदस्यों को नगाड़ा बजा कर देता था। सभा प्रारंभ होने पर सदस्यों की संख्या जब कम होती थी तो कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों को वह घर से बुलाकर लाता था और सभा प्रारंभ होने पर सबसे पहले पिछली बैठक का निर्णय उच्च स्वरों में सभा के सम्मुख पढ़ा जाता था। मतलब पिछला जो सभा बैठा था उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए थे उसको उच्च स्वरों में सुनाया जाता था, पढ़ा जाता था। सभी सभासद जब उसकी पुष्टि कर देते थे तब आगे की कार्यवाही प्रारंभ की जाती थी। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का सार्वजनिक मतदान प्रणाली। बच्चों आजकल की तरह उस समय भी कभी कभी जब विशेष संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी तो उसे रोकने के लिए उन विशिष्ट परिस्थितियों से संपूर्ण निवासियों के लिए प्रस्ताव मांगा जाता था और उनमें से जिस पक्ष के मत की अधिकता होती थी उसी के आधार पर निर्णय किया जाता था। तो बच्चों गणराज्यों में इस प्रकार की सार्वजनिक मतदान प्रणाली थी। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है बच्चों वो है न्याय, कि प्राचीन गणराज्यों में किस प्रकार से न्याय व्यवस्था थी। तो बच्चों प्राचीन काल में गणराज्यों का न्याय बड़ा ही विकसित था। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पवित्रता पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। यहाँ एक व्यवस्थित एवं क्रमिक न्यायालय की व्यवस्था का आयोजन किया जाता था और इसमें 8 क्रमिक न्यायालय होते थे जिन्हें अष्टकलक कहा जाता था। प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायाधीश होता था। इन्हें विनिश्चय महामात्र कहते थे। बच्चों इस प्रकार प्राचीन भारतीय गणराज्य का जो शासन था वो शासन पूर्ण तथा आज के भारतीय गणराज्य के शासन परंपरा पर आधारित था। अतएव हम यह कह सकते हैं कि पुरातन शासन व्यवस्था इतनी अधिक वैज्ञानिक थी कि आज के विकासमान युग को उससे अच्छा अनुकरण मार्गदर्शक दूसरा नहीं मिल सकता। अर्थात आधुनिक काल में जो न्याय व्यवस्था है, अगर आज का जो न्याय व्यवस्था है, आधुनिक युग की जो न्यायपालिका है, अगर प्राचीन काल के न्याय व्यवस्था को देखे, उसको सीखे तो उससे अच्छा मार्गदर्शक उसे कोई और नहीं मिल सकता। बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा
बच्चों अंत में मैं आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस विषय में आपको बता दूँ। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन भारत में गणराज्यों की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। और बच्चों एग्ज़ाम में गणराज्य से शासन व्यवस्था का क्वेश्चन आना और एग्ज़ाम में दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन भारतीय गणराज्यों के संविधान एवं शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक के हैं।